आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, उनके ऑब्जेक्टिव MCQ बताएंगे कि आपके पेपर में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर टॉपिक का आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्ट बाय MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए। दोस्तों, MP सिविल जज में 1 नंबर का प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पूछा ही जाता है। पहला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। इसका ए ऑप्शन कहता है ब्रिटेन से, बी ऑप्शन कहता है आयरलैंड से, सी ऑप्शन कहता है पूर्व सोवियत संघ से, डी फ्रांस से। इसका जो बी ऑप्शन है आयरलैंड बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं और आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, इसका जो ए ऑप्शन है भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। इसके बाद तीसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है आर्टिकल 36 से 51 तक। इसलिए इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसके बाद अगला, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है। ए ऑप्शन मूल अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी भारतीय संविधान। इसका जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। इसके बाद अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। इसका ए ऑप्शन कहता है आर्थिक सिद्धांत, बी कहता है सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों न्याय की बात की गई है, इसलिए डी ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद अगला पूछा गया, छठवां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो ए ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा दोस्तों। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। इसका जो उद्देश्य था, इसके बाद अगला पूछा गया, 8वां, निम्नलिखित में से किसने
नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। दोस्तों, केटी साय थे, उन्होंने डीपीएसपी को एक बैंक की चेक के समान कहा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, केटी सहाय। इसके बाद अगला पूछा गया, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। 42वें संविधान संशोधन 1976, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है दोस्तों, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। इसका ये ऑप्शन है, मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी नागरिकता। इसका जो सी ऑप्शन होगा, नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा दोस्तों। इसके बाद अगला, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों वाद योग्य नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। और जो मौलिक अधिकार है वह वाद योग्य है। अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, इसलिए यह वाद योग्य नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। इसका जो सही आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अगर सरकार के पास संसाधन उपलब्ध है आपको उपलब्ध कराने के लिए तो सरकार देगी, अन्यथा नहीं देगी। आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते हो, इसलिए इसे वाद योग्य नहीं माना गया है। इसके बाद अगला पूछा गया, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। इसका जो सी ऑप्शन है, मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि डीपीएसपी तत्व नहीं। इसका सी ही सही होगा दोस्तों, क्योंकि मौलिक अधिकार का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय में केस दायर कर सकते हो उस व्यक्ति के खिलाफ। अगर कोई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है तो आप केस नहीं कर सकते, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। इसका जो दोस्तों ये ऑप्शन है, वे एक दूसरे के पूरक है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है।
हाँ दोस्तों, कुछ मूल अधिकारों का हनन भी हो सकता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान किया गया है। इसका जो सी ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 50 में प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। इसका जो ए ऑप्शन है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसके बाद अगला, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। भाग 4 में लोक कल्याणकारी की संकल्पना को संकल्पित किया गया है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि यह भाग 4 के अंतर्गत आते हैं 36 से 51 तक, इसलिए डी ऑप्शन सही है दोस्तों। इसके बाद अगला, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। इसका जो ए ऑप्शन होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है, निजी संपत्ति की संपत्ति, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। इसका जो ए ऑप्शन है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन ही सही है। इसके बाद अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, यह शामिल है, यह मूल अधिकार में शामिल नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों की स्थापना, आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है, वह कहता है श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। दोस्तों, इसका जो बी है बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है। इसका जो बी ऑप्शन है, राज्य, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई। भारत के गोवा राज्य में समान
नागरिक संहिता को लागू किया गया, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसका जो ए ऑप्शन है 14 वर्ष सही होगा। इसके बाद अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका जो सी ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। दोस्तों, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? इसका जो बी ऑप्शन होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। और आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण करना, और आर्टिकल 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। इन्हें भी आप नोट करते जाइए। इसके बाद अगला, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका जो अनुच्छेद 39A है वह सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आर्टिकल 39 में बताया गया है स्त्री पुरुष में समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 40 बात करता है ग्राम पंचायत के बारे में। अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? इसका जो बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? इसका जो बी ऑप्शन होगा 44, समान सिविल संहिता की बात की गई है। समान, दोस्तों समान, यहाँ 4 समान है, इसलिए आप इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। समान सिविल संहिता यानी कि जो समान है, यहाँ पर 4 समान है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50-50, दोनों 50-50 हो जाएंगे आधे आधे, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 50 50-50। इसके बाद अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका जो बी ऑप्शन होगा, आर्टिकल 51 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? शिक्षा संबंधी सुरक्षा
प्रदान की गई है अनुच्छेद 46 में, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संविधान का अनुच्छेद, सूची 2 विषय। जो ये ऑप्शन है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन करता है, यानी कि इसका पहला ए में है और सी में है, इन दोनों में से एक कोई होगा। और इसका जो सी है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, इसका 3 होगा, यानी कि सी का 3, सी 3 पहले में है, इसलिए इसका दोस्तों ये ऑप्शन सही है। यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत और अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। दोस्तों आप इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से सोचिए तो आपका ऑप्शन कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन होगा दोस्तों, केवल 2, क्योंकि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध ये नहीं है नीति निर्देशक तत्वों में। इसका जो दूसरा है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के लिए औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, केवल 2 ही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसका जो सी ऑप्शन है, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, इसे नहीं जोड़ा गया, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं पाया जाता और नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन है। ए और सी दोनों बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशकों तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो बी ऑप्शन है 2 और 3 सही होगा। इसके बाद अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से
कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए ऑप्शन समाजवादी, बी उदार, सी गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी होगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है, सोई विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP जो 36 से 51 तक बताए गए हैं, उनसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर आपका MP सिविल जज का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा और आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।